आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी में डाइव इन करने वाले हैं जो हैरान भी करती है और थोड़ा दुखी भी। हम बात कर रहे हैं एक 1500 साल पुराने ग्लोबल लर्निंग सेंटर के राइज और उसकी पूरी तबाही की। नालंदा यूनिवर्सिटी, ये लिटरली ज्ञान का एक खोया हुआ स्वर्ग था। आइए इसकी डिटेल में चलते हैं। जब भी दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस की बात आती है तो दिमाग में हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड का ही नाम आता है, राइट? लेकिन सोचकर देखिए कि आज से लगभग 1500 साल पहले दुनिया भर के 20 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए किसी वेस्टर्न कंट्री नहीं बल्कि आज के बिहार, इंडिया में आते थे। उस जमाने में इस जगह की ऐसी ग्लोबल रीच होना सच में माइंड ब्लोइंग है। पहला हिस्सा, द स्कॉलर्स लाइफस्टाइल। आखिर उस जमाने में एक विद्वान की जिंदगी कैसी हुआ करती थी। यहाँ एंट्री मिलना कोई आसान काम नहीं था। 7वीं शताब्दी के चाइनीज ट्रैवलर्स ज़ुआनज़ैंग और येचिंग के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यहाँ का एक्सेप्टेंस रेट सिर्फ 20 से 30% के आसपास था। यूनिवर्सिटी के गेट्स हेवीली गार्डेड होते थे, किसी आर्मी से नहीं बल्कि उन स्कॉलर्स से जिन्हें द्वारपाल कहा जाता था। ये लोग गेट पर ही एक बहुत स्ट्रिक्ट ओरल एग्जाम लेते थे, जिसे पास करके सिर्फ कुछ ही लोग अंदर जा पाते थे। ये समझिए उस टाइप का सबसे टफ एंट्रेंस एग्जाम था। एक बार एडमिशन मिल गया तो अंदर का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग था। इमेजिन कीजिए, कैंपस में लगभग 10,000 स्टूडेंट्स थे और उन्हें गाइड करने के लिए 1500 टीचर्स थे। इसका मतलब है कि हर 6 स्टूडेंट्स पर एक टीचर का फोकस था। ये रेशियो आज भी बड़े बड़े कॉलेजेस में देखने को नहीं मिलता। ये एक हाईली पर्सनलाइज्ड इकोसिस्टम था जहां मेंटर्स एक्चुअली हर एक स्टूडेंट की कमजोरियों पर काम करके उन्हें उनकी सबसे बड़ी ताकत बनाते थे। रट्टा मारने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उनका डेली रूटीन भी उतना ही जबरदस्त और रिग्रेस था। दिन की शुरुआत ठीक सुबह 6 बजे माइंड को बिल्कुल शार्प करने के लिए मेडिटेशन से होती थी। फिर दोपहर में लंबे और डिटेल्ड लेक्चर्स होते थे और दिन खत्म होते होते रात को 10 बजे तक लेट नाइट डिबेट्स चलती थीं। उन्हें सिखाया जाता था कि किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, उसे चैलेंज करो और डिबेट करके सच्चाई तक पहुंचो। और सबसे कमाल की बात यह थी कि उन्हें एब्सोल्यूट एकेडमिक फ्रीडम मिली हुई थी। सब्जेक्ट्स की रेंज देखिए, कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं था कि साइंस पढ़ रहे हैं तो आर्ट्स नहीं पढ़ सकते। एक ही स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमी यानी तारों की चाल समझ सकता था और उसके साथ ही एडवांस मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी और यहां तक कि वैदिक लिटरेचर का भी मास्टर बन सकता था। ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच उन्हें एक कंप्लीट स्कॉलर बनाती थी। दूसरा हिस्सा, अ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। आइए इस पूरे कैंपस की धड़कन के बारे में बात करते हैं, उसकी विशाल लाइब्रेरी। अब जहां इतने स्कॉलर्स होंगे वहां किताबें तो होंगी ही, लेकिन ये कोई साधारण लाइब्रेरी नहीं थी। ये एक स्टैगरिंग 9 मंजिला ऊंची बिल्डिंग थी। इसमें इतनी मैसिव क्वांटिटी में मैन्युस्क्रिप्ट्स भरी हुई थी कि अगर कोई एक इंसान उन्हें पढ़ना शुरू करे तो एक पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी उस नॉलेज को कंज्यूम करने में। ये लिटरली इस उटोपिया का फिजिकली और इंटेलेक्चुअली सबसे मेन हिस्सा थी। इस माहौल और लाइब्रेरी का सार इसके नाम में ही छुपा हुआ है। नालंदा शब्द 3 हिस्सों से बना है, ना, अलम और दा। इसका बहुत ही खूबसूरत ट्रांसलेशन निकल कर आता है, द अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का एक ऐसा प्रवाह जो कभी ना रुके। ये नाम उस जगह की एनर्जी को बिल्कुल परफेक्टली डिफाइन करता है। तीसरा हिस्सा, द अनस्टॉपेबल फ्लो। आइए पीछे मुड़कर देखते हैं कि इसका आगाज कैसे हुआ था। नालंदा कोई एक दिन में नहीं बनी थी। इसकी शुरुआत 3rd सेंचुरी BCE में हुई थी, जब एम्परर अशोका ने यहाँ एक स्तूपा बनवाया। धीरे धीरे ये जगह ध्यान और मेडिटेशन के सेंटर्स में बदली। फिर 5th सेंचुरी CE में कुमारगुप्ता I ने यहाँ की मेन यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और मोनेस्ट्रीज को बनवाया और 7th सेंचुरी आते आते ये अपने गोल्डन पीरियड में पहुंच गई, जहां पूरा ग्लोबली एक हब बन चुकी थी। चौथा हिस्सा, द ट्रैजिक डिस्ट्रक्शन। एक ऐसी तबाही जिसने इस ज्ञान के मंदिर को मिट्टी में मिला दिया। लगभग 700 सालों तक टॉप पर रहने के बाद 12th सेंचुरी में इस यूनिवर्सिटी का मुकाबला खिलजी नाम के एक टर्किश जनरल से हुआ। कहानी कुछ ऐसी है कि खिलजी बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसके अपने सारे हकीम ठीक करने में फेल हो गए। फिर नालंदा के एक आयुर्वेदा स्कॉलर को बुलाया गया। खिलजी की शर्त थी कि वो कोई भी दवाई ओरली नहीं खाएगा। तो उस स्कॉलर ने बड़ा दिमाग लगाया। उसने खिलजी की कुरान के पन्नों पर ही दवा का लेप लगा दिया। खिलजी पढ़ता गया, दवा एब्जॉर्ब होती गई और वो चमत्कारी ढंग से पूरी तरह रिकवर हो गया। अब नॉर्मल लॉजिक तो यही कहता है कि जिसने जान बचाई उसके शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा हुआ।
खिलजी के अंदर एक अजीब सी डीप इनसिक्योरिटी और जलन पैदा हो गई। उसे इस बात ने अंदर से हिला दिया कि नालंदा के पास ऐसी एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी और नॉलेज कैसे हो सकती है जो उसके अपने हाकिम और लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। उस जलन और ईगो का नतीजा बहुत भयानक था। खिलजी ने अपनी सेना को सीधा नालंदा पर अटैक करने का आदेश दिया। वहां के मासूम और निहत्थे स्कॉलर्स को बेरहमी से मार दिया गया और इस पूरी की पूरी शानदार यूनिवर्सिटी को आग लगा दी गई। ये सिर्फ ईंटों पर हमला नहीं था, ये पूरे ग्लोबल ज्ञान पर एक बहुत बड़ा अटैक था। और ये आग कोई छोटी मोटी आग नहीं थी। वो 9 मंजिला लाइब्रेरी जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, वो इतनी विशाल थी और उसमें इतनी किताबें थी कि वो लगातार 3 महीने तक जलती रही। जी हाँ, क्वार्टर ऑफ अ ईयर। इस आग से इतनी भयंकर इंटेंस हीट निकली थी कि कैंपस के आसपास की झीलें और नदियों का पानी लिटरली उबलने लगा था। सदियों का ज्ञान राख बन गया। 5वां हिस्सा, एशेस टू रीबर्थ, राख से वापस उठने की कहानी। उस भयानक दिन के बाद नालंदा सदियों के लिए दुनिया के नक्शे से पूरी तरह गायब हो गई। किसी को याद तक नहीं रहा। फिर फाइनली 1812 में एक ब्रिटिश सर्वेयर ने इसके रूइंस यानी खंडहरारों को डिस्कवर किया। डेकेड्स ऑफ रिसर्च के बाद 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ और अब 2024 में एक ब्रांड न्यू कैंपस इनॉग्रेट किया गया है। एक बहुत ही लंबा सफर तय किया है इसने वापस आने के लिए। आज जब हम इस रीजन को देखते हैं तो मन में एक ही ख्याल आता है। एक तरफ है वो खोई हुई एडवांस्ड साइंस की दुनिया और दूसरी तरफ है आज का वो पोटेंशियल जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अगर वो सारी एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स राख में नहीं बदली होती तो सोचिए आज मॉडर्न साइंस, ग्लोबल लिटरेसी और ओवरऑल डेवलपमेंट किस लेवल पर होता। शायद पूरा रीजन आज ग्लोबली एजुकेशन एक्सपोर्ट कर रहा होता। ये लिटरली एक बहुत मैसिव लॉस था। पर एक बहुत ही पावरफुल थॉट यहाँ निकल कर आता है। शिक्षा को जलाया जा सकता है लेकिन उसके अस्तित्व को कभी मिटाया नहीं जा सकता। इन फिजिकल किताबों और इमारतों का जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसने तबाही तो मचाई, लेकिन इस एंशिएंट उटोपिया की जो कोर लेगेसी थी वो बच गई। ट्रू स्पिरिट ऑफ लर्निंग, नॉलेज सीखने की प्यास, वो किसी भी आग से ज्यादा पावरफुल होती है। इस एक्सप्लेनर के अंत में बस इस एक थॉट के बारे में जरूर सोचिएगा। अगर 1500 साल पहले के स्कॉलर्स एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना सकते थे जो सिर्फ रट्टा मारने की जगह डीप मेंटरशिप, डिबेट और रियल क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस करता हो, तो फिर आज की मॉडर्न एजुकेशन को वैसा बनने से क्या रोक रहा है? उन राख के ढेर से आज हम सब क्या नया सीख सकते हैं? कीप क्वेश्चनिंग।